उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था आयनिक बॉन्ड के बारे में, या उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक कवर किया था बॉन्ड हैवर्थ साइकिल प्रोसेस, है ना। आज हमने क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है लैटिस एनर्जी। क्या है? लैटिस एनर्जी। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बोला था, लैटिस एनर्जी को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक आ चुका है जिसका नाम क्या है? लैटिस एनर्जी। क्या है भाई? लैटिस एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है जरा इसको समझते हैं। याद करो पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था? पिछली क्लास में बात किया था जैसे मान लो अपने पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बनेगा? कैटायन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह अपने पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम भी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा दो। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा दो तो क्या बन जाएगा? ये एनायन बनता था। क्या बनता था? एनायन, है ना। है, ठीक है, ठीक है। ये कैटायन है और ये एनायन है, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दोनों अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन होकर क्या बन जाएगा? एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा Ab-, है ना। और जब दोनों में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और ये कंपाउंड कितना बनना चाहिए? 1 मोल। ठीक है, ठीक है। क्या बनना चाहिए? 1 मोल। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल, when 1 mole of ionic solid is formed, when 1 mole of ionic solid is formed from its constituents gaseous atoms। ठीक है, ठीक है। जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस एटम से, तो जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक है, ठीक है। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका एक और होता है। देखो अभी जब दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में जबकि वो दोनों करीब आएंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। और जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगा उतनी ज़्यादा इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। है। दूसरी बात ये, जब दोनों पास आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कैसा है? एक एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मान लो 1 मोल आयनिक सॉलिड है, अब 1 मोल आयनिक सॉलिड को उस कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस एलिमेंट में तोड़ने के लिए जितना एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको भी क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। तो दूसरा डेफिनेशन क्या आता है कि द amount of energy required to break 1 mole ionic solid, 1 mole ionic solid to its constituents gaseous atom, gaseous atom is called लैटिस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, जो 1 मोल आयनिक सॉलिड है, जितना 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? अपने गैसेस एटम में कन्वर्ट हो जाए, तो जितनी एनर्जी आप दोगे उसको भी क्या बोलोगे? लैटिस एनर्जी। तो इसमें एनर्जी दे भी रहे हो तो ये एंडोथर्मिक होगा, जबकि इसमें क्या था? ये एक्सो, है ना। है।
बात समझ में आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों डेफिनेशन मिल सकता है आपको, लेटेस्ट एनर्जी का दोनों डेफिनेशन मिल सकता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लेटिस एनर्जी को? तो सबसे पहला होता है लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज का। ठीक है, और दूसरा होता है जो लेटिस एनर्जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि लेटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या? साइज। ठीक है। तो मेनली दो फैक्टर होते हैं लेटिस एनर्जी के, एक तो चार्ज और दूसरा क्या? साइज। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और लेटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिटा दो ऊपर वाला, मिटा दीजिए। आइए, सबसे पहला सवाल है, बताना है किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है? Na2O, MgO और Al2O3, किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है वो बताना आपको। ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या, देखो सब में जो एनायन वाला पार्ट है इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? Na पे प्लस O पे -2, इस पे क्या आएगा? Mg पे +2 O पे -2, तोड़ोगे आयनिक कंपाउंड है तो एल्युमिनियम पे +3 ऑक्सीजन पे -2, जो इसका चार्ज इसके सर पे, जो इसके पैर पे वो इसके सर पे, है ना। सब में देखो एनायन कॉमन है ना। एनायन क्या है? कॉमन है। वेरी कौन कर रहा है? कैटायन। कौन वेरी कर रहा है? कैटायन। तो जो लेटेस्ट एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज। जिस पे चार्ज ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा। इस पे चार्ज +1 है, इस पे +2, इस पे कितना है? +3। या ऐसे भी कर सकते हो, इस पे चार्ज कितना है? 1, इस पे चार्ज कितना है? 2, इस पे चार्ज कितना है? 2, इस पे चार्ज कितना है? 2, इस पे चार्ज कितना है? 3, इस पे कितना है? 2। तो 2 एकम 2, इस पे चार्ज 4, इस पे चार्ज 6। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ में? आया। ये मिटा दो, नीचे वाला मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास AlF3, Al2O3 और Aln। ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे? किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है? तो सबसे पहले फैक्टर क्या होता है? साइज। इसको तोड़ोगे क्या आएगा? Al पे +3 F पे -1, इस पे क्या आएगा? Al पे +3 O पे -2, इस पे Al पे +3 N पे -3। इस पे चार्ज कितना है? 3 × 1, इस पे 3 × 2, इस पे चार्ज 3 × 3, 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 9। तो ज़्यादा चार्ज किस पे? इस पे है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताना है। अगला सवाल अपने पास NaCl, KCl। ठीक है, बताना है किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, कैसे बताओगे? ध्यान दो। क्या अपने पास भाई आयनिक कंपाउंड है, तोड़ो Li + Cl-, ये क्या आएगा? Na + Cl-, ये क्या आएगा? K + Cl-, ये क्या आएगा? Rb + Cl-। ठीक है। इस पे चार्ज 1 × 1, इस पे चार्ज 1 × 1, इस पे चार्ज 1 × 1 × 1 × 1, 1 1 1 1, है ना। चार्ज तो चार्ज क्या आ गया? सेम आ गया। क्या आ गया? सेम आ गया। फिर दूसरा क्या देखोगे? साइज, है ना। जिसका साइज ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम। ठीक है। तो साइज ज़्यादा किसकी? इसमें इसकी साइज ज़्यादा है ना, क्योंकि Cl तो सब में सेम है। ये रुबिडियम है, ये पोटेशियम, सोडियम है, लिथियम। तो साइज ज़्यादा किसका होता है? रुबिडियम का। जिसका साइज ज़्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? कम। मतलब सही ऑर्डर क्या आ जाएगा? LiCl का लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगा, NaCl का, फिर KCl का, फिर RbCl का। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक और सवाल देते हैं, ये अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, Na2O और MgF2, ठीक है ठीक है, बताना है किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। सबसे पहले बात देखो, इस पे चार्ज देखो, तोड़ोगे Na पे प्लस आएगा, O पे -2, इस पे चार्ज 1, इस पे चार्ज 2, कितना आ गया 2। इस पे देखो मैग्नीशियम पे क्या है +2, फ्लोरीन पे क्या है -1, इस पे 2 × 1 चार्ज कितना आ गया 2, चार्ज तो सेम हो गया है ना, चार्ज सेम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या काम आता है, साइज, क्या आता है साइज, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा दो, मिटा दीजिए। दूसरा फैक्टर क्या होता है भाई, साइज। साइज क्या है, देखो अपने पास एक तो Na+ है और एक O पे -2 है ना, और एक क्या अपने पास Mg पे +2 है और एक क्या अपने पास F पे -1 है ना, है ठीक है ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इन दोनों में साइज किसका बड़ा है। देखो ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। देखो एक सारे स्पीशीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो याद करो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में कौन सा फंडा काम करता है, जेड इफेक्टिव। क्या होता है जेड इफेक्टिव, याद करो पीरियोडिक टेबल, जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तब जेड इफेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसकी जेड इफेक्टिव ज़्यादा, और जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसका साइज कम। तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज +2 है, इस पे +1 है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज क्या होगा कम। तो इन दोनों में साइज बड़ा किसका होगा, साइज इसका बड़ा होगा है ना। साइज मैं साइज का ऑर्डर बता रहा हूँ, साइज ये बड़ा होगा, साइज इसका बड़ा होगा है ना, ठीक है ठीक है। इसी तरह से में देखो इन दोनों में क्या है, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। भाई ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही फंडा काम करता है। बार बार बता रखा हूँ, पीरियड टेबल में पूरा लेक्चर इस पर बेस्ड है भाई, है ना, पूरा हर एक लेक्चर में ये सब डिस्कस कर रखा हूँ। क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा, उसका जेड इफेक्टिव कम। तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका जेड इफेक्टिव कम होगा। जिस पर नेगेटिव चार्ज कम उसकी जेड इफेक्टिव ज़्यादा, इसकी जेड इफेक्टिव ज़्यादा। जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसकी जेड इफेक्टिव ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज कम जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज क्या होगा कम, मतलब साइज इसका बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात करूँ तो इन दोनों का साइज बड़ा है जबकि इसका साइज क्या है छोटा। इसका मतलब क्या होगा, साइज कोऑर्डर की बात करो, साइज कोऑर्डर क्या होगा, Na2O इसका ज़्यादा होगा साइज, जबकि MgF2 का साइज क्या होगा छोटा। ये किसका ऑर्डर है, साइज का ऑर्डर निकाला है भाई, साइज का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में आया। जिस पर नेगेटिव चार्ज कम उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, इस पे -1 था, इस पे -2 है, इस पे नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो साइज कम होगा, मतलब साइज इसका बड़ा होगा। बात समझ में आई। तो इन दोनों का साइज इनसे बड़ा है, मतलब Na2O बड़ा है MgF2 से, ठीक है। ये साइज का ऑर्डर आया, लेकिन हमें किसका ऑर्डर निकालना है, लेटिस एनर्जी का। तो याद करो लेटिस एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अभी तो पढ़ा हमने, लेटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज, है ना। तो इसका साइज ज़्यादा तो इसका लेटिस एनर्जी कम, इसका मतलब Na2O का लेटिस एनर्जी कम होगा जबकि MgF2 का लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इम्पोर्टेंट। आया समझ में, आया, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, ये आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक बढ़ते हैं। ये तो हमारा लेटेस्ट एनर्जी हो गया, मिटा दीजिए। तो ये तो अगर लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आइसोमॉर्फिज्म। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। अब ये आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म तो याद करो, जब मैंने आपको हाइब्रिडेशन करा रहा था तो उसमें एक टर्म बोला था मैंने, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या था, सेम शेप, ठीक है। क्या था, सेम शेप। मतलब ये जनरली किसके लिए होता है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए। कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं किसकी,
आइसो स्ट्रक्चरल के लिए। किसके लिए बात करते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम किसकी बात करते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल, है ना। इस पर क्वेश्चन भी करा रखा हूं आपको। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेम शेप। उसी तरह होता है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका शेप सेम होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल। लेकिन ऐसे आयनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड जिनका क्रिस्टल सेम होना, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ठीक है। तो लिखेगा आयनिक कंपाउंड have similar crystal structure are said to be isomorphism, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। अब जैसे याद करो, कोवलेंट कंपाउंड में आप आइसो स्ट्रक्चर का पता कैसे लगा देते थे? आप कैसे पता लगा देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जिनका शेप सेम है, जिनका हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम तो शेप भी सेम, हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, मतलब शेप, जिनका शेप हाइब्रिडेशन निकाल देते हैं, हाइब्रिडेशन से आप बताते थे शेप, और जिनका शेप सेम आ रहा था उसको आइसो स्ट्रक्चर बोल रहे थे। उसी तरह इस टॉपिक में क्या होगा? आपको दो आयनिक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा बताओ ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो केस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? केस 2। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस पे बात कर रहे हैं। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? केस नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर केस क्या कहता है? व्हेन two ionic compound have same number of ion and same number of cation as well as anion are called isomorphism। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमॉर्फिज्म। दो आयनिक कंपाउंड जिसमें आयन की संख्या सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ आयन। देखो, सेम नंबर ऑफ आयन। दूसरा क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ कैटायन की संख्या भी सेम होना चाहिए, और सेम नंबर ऑफ एनायन की संख्या भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ठीक है। जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लो, इधर मिटा देते हैं। अब जरा इसको एग्जाम्पल देखो। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक आयनिक कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट दे दिया, दूसरा आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दे दिया। बोलेगा बताओ आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है? तो चेक करोगे सबसे पहले आयन। क्या चेक करोगे? आयन, है ना। क्या चेक करोगे? आयन। तो इसमें बताओ कैटायन, एक तो Na+ है और एक क्या है? NO3-। इसमें कैटायन कितना है? कैटायन कितना है? 1। एनायन कितना है भाई? 1। नाइट्रेट आयन। टोटल आयन कितने हो गए? टोटल आयन कैटायन प्लस एनायन 2 हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसमें देखो ये क्या है? Mgp+2 और ये CO3p-2 आयनिक कंपाउंड है ना। इसमें कैटायन कितने हैं भाई? 1 है। एनायन कितने हैं? 1 ही है। टोटल आयन कितने हो गए? टोटल आयन कितने हो गए? 2। कैटायन प्लस एनायन टोटल आयन, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम नंबर ऑफ आयन होना चाहिए। टोटल आयन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। नेक्स्ट क्या बोला? टोटल आयन चेक करोगे। क्या चेक करोगे? टोटल आयन, ठीक है। कैटायन अलग हो सकता है लेकिन ओवरऑल आपको चेक करना है टोटल आयन। नेक्स्ट सेम नंबर ऑफ कैटायन। इसमें कितने कैटायन है? 1। इसमें कैटायन कितने हैं? 1। एनायन कितना है? 1। इसमें कितना है? 1, है ना। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो इस दोनों क्या बोल देंगे? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोल देंगे? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोल देंगे? आइसोमॉर्फिज्म। ये एक काम करना है यहाँ पे ना, सेम नंबर ऑफ आयन एंड सेम नंबर ऑफ कैटायन, सेम नंबर ऑफ आयन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन एज वेल एज
एनायन एनायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए कैटायन कैटायन का, ठीक है ठीक है। कैटायन टोटल आयन तो सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ आयन, सेम नंबर ऑफ आयन। दूसरा कैटायन, इसे कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसे कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इसे कैटायन इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन सुधार लेना, सेम नंबर ऑफ आयन तो होना चाहिए, आयन मतलब टोटल आयन सेम होना चाहिए, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कैटायन कैटायन के इलेक्ट्रॉन और एनायन एनायन के इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड के कैटायन था Na+, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। इस कंपाउंड का कैटायन कितना है Mg+2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अब इस कंपाउंड का एनायन, इसमें एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 24, 24 से 31, कितने इलेक्ट्रॉन है 32। इसके एनायन में कितने होने चाहिए 32, 24 2 26 और 26, 24 25 26 और 26 और 6 8 24, 24 6 30, इसमें भी कितने हैं 32, है ना। तो इसके एनायन में 32 इलेक्ट्रॉन है और कैटायन में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, टोटल आयन सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, ये क्या कहलाएंगे आइसोमॉर्फिज्म। बात समझ में आई। अगर दो आयनिक कंपाउंड दे दे और आपको चेक करना हो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो सबसे पहले टोटल आयन सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कैटायन कैटायन, कैटायन कैटायन के इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, एनायन एनायन के इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ये था केस नंबर 1, ठीक है ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है वो देखो। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है अपने पास व्हेन टू आयनिक कंपाउंड, व्हेन टू आयनिक कंपाउंड, व्हेन टू आयनिक कंपाउंड हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम, एंड also equal number of water of crystallization, water of crystallization are called isomorphism, ठीक है ठीक है। दो आयनिक कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा आयनिक कंपाउंड देगा, ठीक है ठीक है। दो या दो से ज्यादा आयनिक कंपाउंड देगा आपको, दो या दो से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड देगा आपको, ठीक है ठीक है। और बोलेगा बताओ ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो केस तो 1 है, टोटल आयन चेक करोगे, और दूसरा कैटायन कैटायन में इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए और एनायन एनायन का इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए सेम, ठीक है ठीक है। अभी केस नंबर 2 के एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या कहता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होना चाहिए सेम। जैसे मान लो अपने पास सबसे पहला है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट .7 मोल ऑफ H2, है ना, है, ठीक है ठीक है। इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल, क्या बोलते हैं वाइट विट्रियोल। ये काम का है, आगे काम आएगा, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7 मोल ऑफ H2, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, क्या बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास आयरन सल्फेट .7 मोल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, क्या बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। उसी तरह अपने होता है कॉपर सल्फेट .5 मोल ऑफ H2, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, क्या बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है ठीक है। अब देखो इन सब का फॉर्मेट क्या है। सेंट्रल एटम है, मतलब एटम एक मेटल है, इस मेटल को M बोल देता हूँ, और सब में क्या लगा हुआ है सल्फेट, है ना। तो व्हेन टू आयनिक कंपाउंड्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सबका जनरल फॉर्मूला सेम है MsO4, सबका इसका जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा MsO4 बनेगा, है ना। एंड ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड इक्वल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो इसके इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, वाटर की इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इस तरह को बोलूंगा आइसोमॉर्फिज्म, कहते हैं दे आर आइसोमॉर्फिज्म। इक्वल नंबर क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें कितने थे 5, तो नॉट आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ठीक है। तो ये दो सवाल, ये दो चीज, दोनों केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है। आया समझ में आया, तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए।